हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे और अपने घर में सुरक्षित होंगे। और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार में एक शब्द आया है उपचार। उपचार का मतलब क्या होता है? इलाज कराना। जैसे कि हम जब कभी भी बीमार पड़ जाते हैं तो हम किसके पास जाते हैं? हम डॉक्टर के पास जाते हैं अपने उपचार के लिए, अपने इलाज के लिए। इसी तरीके से जब हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, मौलिक अधिकार यानी समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, इनमें से किसी का भी हनन होता है। हनन यानी हमसे कोई व्यक्ति हमारे मौलिक अधिकारों को छीनता है या फिर कोई सरकार हमारे मौलिक अधिकारों को छीनती है, तो क्या हम कहाँ जाएं? हम क्या डॉक्टर के पास जाएं या जो हमारे पड़ोस में जो डॉक्टर है उनके पास जाए? नहीं, हम जाते हैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। यानी कोई भी व्यक्ति या कोई भी सरकार हमारे मौलिक अधिकारों को हमसे छीनती है या फिर उनकी किसी भी प्रकार से रक्षा नहीं हो पा रही है, तो हम डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं? हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ऐसा संविधान के अंदर बताया गया है। यानी संविधान का आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 ये कहता है कि आप अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए आप कहां जा सकते हो? आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 में यह व्यवस्था की गई है। क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकते हैं? हम हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। हम हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 32 के तहत नहीं। आर्टिकल 226 यानी 226 के तहत हम कहां जा सकते हैं? हाई कोर्ट में जा सकते हैं। अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए अपील दायर कर सकते हैं। इसी तरीके से हम आर्टिकल 32 में के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए। लेकिन आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो किससे संबंधित है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 32 जो कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम आर्टिकल 32 के तहत हम कहाँ जा सकते हैं? हम अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। सिर्फ इसमें ये डिफरेंस है। कई बार क्वेश्चन में, पेपर में पूछ लिया जाता है कि अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों से संबंधित है। वही अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट से संबंधित है, जिसमें भी हम मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए जा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों में डिफरेंस यही है कि अनुच्छेद 32 में भी हम मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 में भी हम मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए जा सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट में। अब स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। यहां पर एक आता है कि अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, क्योंकि उनसे यह पूछा गया था कि आपके हिसाब से संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन सा है? तो उन्होंने कहा कि संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल अनुच्छेद 32 है। क्यों? क्योंकि वो सारे ऊपर जितने भी अधिकार दे रखे हैं, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा, संस्कृति, इन सब की क्या करता है? वो रक्षा करता है। तो उन्होंने क्या कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा बताया। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन से आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहकर पुकारा है? तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहकर पुकारा है। किसको पुकारा है? अनुच्छेद 32 को। लेकिन कई बार यहां पर क्वेश्चन फंसता है। कैसे? पेपर में कि अनुच्छेद संविधान की जो आत्मा है वो संविधान में 2 बार आई है। एक तो संविधान की आत्मा संविधान की प्रस्तावना को भी कहा जाता है और संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को भी कहा जाता है। तो कैसे करके आए? जब आपको ध्यान रखना है कि जब आपके क्वेश्चन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है, तो आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 पर लगा के आना है टिक। लेकिन जब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा है, वहां पर किसी का नाम ना देते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको किसको बताना है? संविधान की प्रस्तावना को कहा है। यानी जब डायरेक्ट किसी का नाम पूछ रहा है, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो अनुच्छेद 32 पे आप टिक लगा के आएंगे। लेकिन जब किसी का नाम नहीं दे रखा तो आप संविधान की प्रस्तावना पर टिक लगा के आएंगे। ये 2 डिफरेंस है, क्योंकि संविधान के अंदर आत्मा भी 2 बार बताया गया है। अब क्या है बेसिकली कि यह जो अनुच्छेद 32 है उसमें हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए। लेकिन मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट
5 प्रकार के रिट जारी करता है। रिट यानी आदेश जारी करता है। तो वो कौन कौन से आदेश हैं, वो कौन कौन से रिट हैं, तो वो एक बार देख लेते हैं। एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक है परमादेश, एक है प्रतिषेध लेख, और एक है उत्प्रेक्षण लेख, और एक है अधिकार परीक्षा लेख। तो इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर, जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेक्षण लेख और अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार के रिट जारी करता है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर। लेकिन इनमें से 3 ही प्रकार के ऐसे रिट हैं जो व्यक्ति से संबंधित है। वो कौन कौन से हैं? एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक है परमादेश और एक है अधिकार परीक्षा लेख। ये 3 ही प्रकार के ऐसे रिट हैं जो व्यक्ति से संबंधित है, और जो बाकी के जो बच गए 2 वो न्यायालयों से संबंध है। कौन कौन से जो बाकी के 2 बच गए वो कौन कौन से? एक तो हमारा उत्प्रेक्षण लेख और एक हमारा प्रतिषेध लेख, ये न्यायालयों से संबंधित है। वहीं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और अधिकार परीक्षा हमारे व्यक्ति से संबंधित है। तो रिटों को जान लेते हैं। इसमें जो सबसे पहली जो रिट है जो सुप्रीम कोर्ट जारी करती है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसका इंग्लिश में अनुवाद है हैबियस कार्पस। हैबियस कार्पस यानी शरीर सहित प्रस्तुत करना। ये शरीर सहित प्रस्तुत करना इस रिट का शाब्दिक अर्थ है, यानी शरीर के साथ प्रस्तुत करना। इसकी हेडिंग से भी पता चलता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी बंदी को प्रत्यक्ष करना। तो इसमें कहा क्या गया है कि इस आदेश के अनुसार न्यायालय किसी अधिकारी को ये आदेश देता है कि उसने जिस व्यक्ति को बंदी बना रखा है उसे समीप के न्यायालय में 24 घंटे के अंदर दंड नायक के सामने प्रस्तुत करे। यानी इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अगर हम गैर कानूनी तरीके से, इलीगल तरीके से बंदी बना लेते हैं, ध्यान रखना है यहाँ पर इल्लीगल तरीके से यानी गैर कानूनी तरीके से अगर किसी व्यक्ति को हमने बंदी बना लिया है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जो पहली रिट है वो ये कहती है कि आप उस व्यक्ति को किसी पास के न्यायालय में क्या करें, मजिस्ट्रेट के सामने यानी दंड नायक के सामने 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करें। अगर आपने किसी व्यक्ति को इल्लीगल तरीके से बंदी बना रखा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 24 घंटे के अंदर उसे दंड नायक के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात है कि जो ये 24 घंटे की जो समय सीमा रखी गई है, इसमें आने और जाने का समय सीमा इंक्लूड नहीं की जाएगी। इसमें आने और जाने की समय सीमा नहीं मानी जाएगी, उसका हटाकर बाकी के 24 घंटे। तो आपको 24 घंटे के अंदर किसी पास के न्यायालय में क्या करना पड़ेगा, न्यायालय में दंड नायक के सामने उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा जो भी आपने बंदी को इल्लीगल तरीके से बंदी बना रखा है। तो इसमें यही कहा गया है। दूसरी रिट जो है वो है परमादेश। इसका इंग्लिश में अनुवाद करें तो वो है मैंडामस। मैंडामस इस परमादेश का मतलब क्या होता है, परमादेश, परमादेश से समझ में आ रहा है आदेश देना, यानी इसका जो शाब्दिक अर्थ निकलता है वो निकलता है हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। ये पेपर में इसके शाब्दिक अर्थ भी पूछ ले जाते हैं। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है, शरीर सहित प्रस्तुत करना। इस तरीके से परमादेश का शाब्दिक अर्थ क्या है, हम आदेश देते हैं। तो इस परमादेश रिट में क्या कहा गया है कि जब कोई सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता तो सुप्रीम कोर्ट आदेश देते हैं आप कार्य कीजिए, हम आपको आदेश देते हैं। सरकार न्यायालयों के विरुद्ध भी जारी हो सकता है यदि वह अपने अधिकार का सही से उपयोग न करे। यानी इसमें कहा गया जब कोई सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्यों को सही से नहीं फॉलो कर रहा, अपने कर्तव्यों को सही से नहीं मान रहा, तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट ये आदेश देता है कि आप अपने कर्तव्यों का सही से पालन करें, हम आपको क्या दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। जैसे इसका शाब्दिक अर्थ है ना, उसी से इसका आंसर निकल रहा है कि हम आपको आदेश देते हैं कि आप अपने कर्तव्यों का सही से पालन करें। ये सिर्फ व्यक्तियों के खिलाफ नहीं, यानी व्यक्तियों के विरुद्ध भी आदेश जारी हो सकता है, उसके साथ साथ सरकार के खिलाफ भी जारी हो सकता है। अगर सरकार अपने कर्तव्यों का सही से पालन नहीं करती तो सुप्रीम कोर्ट इस रिट के माध्यम से सरकार को भी आदेश दे सकता है। और वहीं वह न्यायालयों के विरुद्ध भी जारी हो सकते हैं यदि वो क्या नहीं करते, अपने अधिकार का सही से उपयोग नहीं करते, तो वो भी उस माध्यम से भी सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है
अगर वो व्यक्ति हो, यानी व्यक्ति सही से अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा, सरकार नहीं कर रही, या कोई न्यायालय हो वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रही। न्यायालय का मतलब यहाँ सुप्रीम कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तो रिट जारी कर रहा है, वो अपने अंडर थोड़ी करेगा, वो उसके सुप्रीम कोर्ट के जो नीचे जो न्यायालय हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, उनके बिहाफ पर जारी करता है। ध्यान रखना है कि ये कर्तव्यों को सही से ना करने के बिहाफ पर जारी किया जाता है। कौन सा रिट? परमादेश, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? हम आदेश देते हैं। और बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या है? शरीर सहित प्रस्तुत करना। अब आगे के रिट देख लेते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की तीसरी रिट और चौथी रिट। तीसरी रिट और चौथी रिट। तीसरी रिट जो है वो है प्रतिषेध लेख, और जो चौथी रिट है जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है वो है उत्प्रेक्षण लेख। ये दोनों ही जो रिट हैं ये कब जारी होती हैं? ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो दोनों ही रिट हैं ये व्यक्ति से संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित है? न्यायालयों से संबंधित है। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था कि हमारी जो 3 प्रकार के रिट हैं वो व्यक्ति से संबंधित हैं, और जो 2 प्रकार की रिट हैं वो न्यायालयों से संबंधित हैं। तो उसमें जो 2 प्रकार की रिट हैं, एक है प्रतिषेध लेख और एक है उत्प्रेक्षण लेख। तो पहले पढ़ लेते हैं प्रतिषेध लेख, जो कि सुप्रीम कोर्ट की तीसरी रिट है। प्रतिषेध लेख, जिसको इंग्लिश में अनुवाद करें यानी रिट ऑफ प्रोहिबिशन, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, जिसका कई बार हम इसे मनाही आज्ञा पत्र, इसे मनाही आज्ञा पत्र भी कहते हैं। और इस रिट का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इस रिट का शाब्दिक अर्थ है रोकना या फिर मना करना। रोकना या फिर मना करना। आप ध्यान रखना, सबके शाब्दिक अर्थ आपको याद होने चाहिए कि कौन से रिट का क्या शाब्दिक अर्थ है। तो प्रतिषेध लेख जो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? रोकना या फिर मना करना। तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के द्वारा न्यायालयों को आदेश जारी करते हैं कि इसमें मामले की कार्रवाई ना करें, कि इस मामले की कार्रवाई ना करें, आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अपने से नीचे न्यायालय को, जैसे उच्च न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और वहीं जो उच्च न्यायालय वो भी अपने से नीचे न्यायालय को, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट, जो उच्च न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जैसे कि, तो वो क्या करते हैं? इसमें बेसिकली कहा गया है कि अपने से जितने भी नीचे न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के जो नीचे न्यायालय, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट के जितने नीचे न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो वो क्या करते हैं? वो कहते हैं कि आपको इस कार्रवाई को ना करें, कि आपके जो इस मामले की कार्रवाई, जो आपके पास मामला है इसकी कार्रवाई ना करें। क्यों? क्योंकि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ठीक है, यानी कि ये जो रिट है न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बारे में बताती है कि आपके अधिकार के क्षेत्र के अंदर नहीं आता, ये आपका अधिकार नहीं है, इस मामले की आप कार्रवाई ना करें। ये कौन सी रिट कहती है? प्रतिषेध लेख कहती है, जो कि किसके संदर्भ में है? न्यायालयों के संदर्भ में है। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कहेगा, और हाई कोर्ट किसको कहेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कहेगा। सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि आप इस कार्रवाई को ना करें क्योंकि आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, और हाई कोर्ट अपने से नीचे वाले न्यायालय को कहेगा कि आप इस कार्रवाई को ना करें क्योंकि वो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। तो यह किसी भी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। कौन सी रिट? प्रतिषेध लेख, जिसे मनाही आज्ञा पत्र, और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? रोकना या फिर मना करना। पर इस वाले के एक बेसिक डिफरेंस, इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस ये है, जो प्रतिषेध लेख जो है वो कब जारी करी जाती है? जब कार्रवाई चल रही होती है, कार्रवाई जब जारी होती है। ध्यान रखना है कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को जब कहता है कि आप ये वाला कार्य ना करें, ये वाली कार्रवाई ना करें, वो कब कहेगा? वो जब कह सकता है जब कार्रवाई चल रही है। जब कार्रवाई चल रही है, तो ये इसकी एक बेसिक चीज़ है कि जब सुप्रीम कोर्ट जब ही कह सकता है जब वो कार्रवाई चल रही होती है, तब प्रतिषेध लेख इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब आ जाता है उत्प्रेक्षण लेख। उत्प्रेक्षण लेख क्या कह रहा है? जिसका मतलब है रिट ऑफ सैटियोरी। रिट ऑफ सैटियोरी इसका इंग्लिश में अनुवाद है, और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? सूचित करना। शाब्दिक अर्थ क्या है? यानी किसी भी माध्यम से सूचित करना। इसमें कहा क्या गया है? इसमें सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को आदेश जारी करता है कि जो आपके पास लंबित मुकदमा है उसे मेरे पास भेज दें, क्योंकि ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। बेसिकली जो प्रतिषेध लेख है और जो उत्प्रेक्षण लेख है, दोनों ही सेम है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? उसमें कार्रवाई चल रही होती है, और इसमें क्या है? लंबित मुकदमा। यानी इसमें भी एक आ गया है कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय
और उच्च न्यायालय यही कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कहेगा, वहीं उच्च न्यायालय सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कह सकता है कि आपके पास जो भी मुकदमा चल रहा है उसको आप मेरे पास भेज दें, क्योंकि आपके क्या है, अधिकार क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि आपके ये अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इसमें भी ये कहा गया है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रतिषेध लेख में कार्रवाई चल रही होती है जब ये रिट जारी होती है, लेकिन उत्प्रेक्षण लेख की रिट कब जारी होती है, जब कार्रवाई समाप्त हो जाती है। ये कार्रवाई चल रही होती है जब जारी होती है, और वहीं उत्प्रेक्षण लेख जब जारी होती है जब कार्रवाई समाप्त हो जाती है, तब ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या फिर उच्च कोर्ट के द्वारा ये रिट जारी होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, यानी अपने से नीचे न्यायालय को ये रिट जारी होती है। कौन कौन सी रिट, एक तो प्रतिषेध लेख और एक उत्प्रेक्षण लेख, दोनों ही रिट ये अपने से नीचे न्यायालय के लिए जारी होती है, क्योंकि ये जो कोई भी कार्रवाई चल रही होती है, जो भी मुकदमा चल रहा होता है, वो इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, तो ये अपने से नीचे के न्यायालय को अधिकार बताती है। लेकिन दोनों में डिफरेंस यही है कि ऊपर वाली जो रिट है प्रतिषेध लेख, वो कार्रवाई चल रही होती है जब जारी होती है, लेकिन नीचे वाली में जब जारी होती है जब वो कार्रवाई समाप्त हो जाती है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है। अब हम पढ़ लेते हैं लास्ट रिट, जो कि कौन सी है, अधिकार परीक्षा लेख। हमारा जो आखिरी रिट है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है वो है अधिकार परीक्षा लेख, यानी रिट ऑफ क्यू वारंटो, रिट ऑफ क्यू वारंटो, और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, किस अधिकार से। बेसिकली इसमें ही कहा गया है अधिकार परीक्षा लेख में कि जब कोई व्यक्ति किसी पद को अवैध रूप से या फिर इलीगल तरीके से हासिल कर लेता है, यानी गलत रूप से हासिल कर लेता है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति से पूछता है कि आपने जो पद ग्रहण कर रखा है वो किस अधिकार से, जो इसका शाब्दिक अर्थ है कि किस अधिकार से इस पद को ग्रहण कर रखा है। अगर वो व्यक्ति बता देता है कि मैंने इस पद को इस तरीके से ग्रहण कर रखा है लिखित रूप में, तो वो उस पद पर बना रहता है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं, ये जिस व्यक्ति ने जो पद ग्रहण कर रखा है वो गलत है, तो उस व्यक्ति को उस पद से हटा दिया जाता है। तो बेसिकली जो अधिकार परीक्षा लेख है, जो लास्ट रिट है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जारी किया जाता है, वो किसी व्यक्ति के पद के लिए है। अगर किसी व्यक्ति के पद से संबंधित होता है, अगर वो व्यक्ति ने पद गलत तरीके से हासिल कर रखा है तो उसे हटा दिया जाता है, वरना वो उस पद पर बना रहता है। तो ये जो 5 प्रकार के रिट थे यही खत्म होते हैं। और एक जो क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट भी क्या करता है, रिट जारी करता है, और हाई कोर्ट भी रिट जारी करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है, लेकिन जो हाई कोर्ट है वो अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है। लेकिन दोनों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है, तो एक बेसिक सा डिफरेंस है, आपको पता चल जाएगा कि दोनों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है। तो देख लेते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो 5 प्रकार के रिट जारी करता है, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो 5 प्रकार के रिट जारी करता है, लेकिन जो हाई कोर्ट है वो 6 प्रकार के रिट जारी करता है। कितने प्रकार के, 6। तो एक प्रकार का रिट कौन सा है, 5 प्रकार के तो ये जारी करता ही करता है, लेकिन 6 प्रकार के हाई कोर्ट जारी करता है। तो इसमें जो एक एक्स्ट्रा रिट जारी करता है वो करता है इंजंक्शन। कौन सा करता है, इंजंक्शन। जो इंजंक्शन रिट है वो हाई कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है, हाई कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास 5 प्रकार के रिट हैं, हाई कोर्ट के पास 6 प्रकार के रिट हैं, और जो रिट जो एक एक्स्ट्रा है वो कौन सा है, इंजंक्शन। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस इसमें पहला तो यही है। दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ हम जब ही जा सकते हैं जब हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो, यानी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का जब उल्लंघन होता है जब ही हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। लेकिन जब फंडामेंटल मौलिक अधिकारों का तो उल्लंघन हो ही रहा है, और साथ ही साथ लीगल राइट, हमारे विधि कानून, हमारे कानूनी अधिकार का उल्लंघन और फंडामेंटल राइट दोनों का उल्लंघन हो रहा है, तो सिर्फ हम हाई कोर्ट में जा सकते हो। ध्यान रखना एक बेसिक डिफरेंस ये है कि फंडामेंटल में हम जब भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में हम जब भी जा सकते हैं जब हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, और हाई कोर्ट में हम जब भी जा सकते हैं जब फंडामेंटल के साथ साथ लीगल राइट का भी उल्लंघन हो रहा है। और दोनों में शक्तिशाली कौन होता है, इस तरीके से हाई कोर्ट सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। आपको लगा होगा सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट ज़्यादा शक्तिशाली है। किसके मुकाबले, सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले। क्यों, क्योंकि ये 6 प्रकार के रिट जारी करता है। एक कौन सा है, इंजंक्शन, और एक ये फंडामेंटल के साथ साथ लीगल राइट के भी
ऊपर ध्यान देता है। तो ये ही था इसमें बेसिक डिफरेंस जो कि आपको बताना बहुत ज़्यादा जरूरी था। अब ये मौलिक अधिकार को जो छठा अधिकार था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये यहीं ख़त्म होता है और हम आपको एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जिसका टॉपिक का नाम होगा अनुच्छेद 33, 34 और 35। जब तक के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड इस वीडियो का मज़ा ले सकें और नॉलेज ले सकें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।